तो चलिए स्टार्ट करते हैं नए चैप्टर के साथ क्लास की केमिकल काइनेटिक्स। तो ध्यान से देखेंगे चैप्टर्स को, ठीक है। चैप्टर नंबर 4। क्या है केमिकल काइनेटिक्स? काइनेटिक्स का मतलब होता है मूवमेंट। क्या होता है? मूवमेंट। आप जान रहे हैं मूवमेंट मतलब क्या होता है? चाल, मोशन एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक। किस चीज का मूवमेंट? केमिकल रिएक्शंस। केमिकल का मतलब क्या हो गया? केमिकल रिएक्शन, यानी कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो इसमें मूवमेंट होता है। किस चीज का मूवमेंट होता है? रिएक्टेंट शिफ्ट करता है प्रोडक्ट बनने की तरफ। दिस इज द मूवमेंट। यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ जो रिएक्टेंट होता है, जैसे मान लेते चीनी और पानी हम मिला रहे हैं, तो चीनी क्या हो रहा है? धीरे धीरे घुल रहा है। तो घुलते पानी भी मिलते जा रहा है। हर चीनी का एक मॉलिक्यूल एक पानी के साथ मिलता है तो एक प्रोडक्ट बनाता है मीठा वाला। तो हर चीनी धीरे धीरे टोटल चीनी क्या हो रहा है? मिलेगा और प्रोडक्ट बनाएगा। यानी कि सारा जो हमने जो प्योर वाटर था और प्योर चीनी था, अब दोनों मिलके क्या बनने जा रहा है? प्रोडक्ट बनने जा रहा है। दैट इज मीठा पानी, जो भी चीनी का। समझ में आ रही है बात? यानी कि एक प्रोडक्ट बनने जा रहा है। यानी कि जो पानी जो प्योरिटी थी उसकी, वो धीरे धीरे खत्म होते हुए प्रोडक्ट एक मीठा पानी की तरफ, चीनी पानी की तरफ बनते जा रहा है। दिस इज द प्रोडक्ट। जैसे मान लेते हैं कि हैबर्ट प्रोसेस में हम लोग देखते हैं H2 और प्लस N2, ठीक है। ये जो मिलता है तो क्या बनाता है? NH3, अमोनिया बनाता है। तो यानी कि हर होता क्या है यहाँ पे? H2 और N2 जो है यहाँ पे मिलके तो अमोनिया बनाता है हैबर्ट प्रोसेस के द्रव्यान में। तो यहाँ पे हम लोग आयरन एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं, आयरन प्लैटिनम एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं कि नहीं करते हैं? बोलो। यस सर, है ना? यस सर। आयरन यूज करते थे, प्लैटिनम यूज करते थे, आयरन इसको हम एक प्रमोटर वगैरह भी देते थे। यहाँ मान लीजिए कैटलिस्ट है यहाँ पे, तो ये भी क्या करता है कि इसके रिएक्शंस, इसको मतलब इसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको कम करके एक शॉर्टेस्ट पाथ देके इसको रिएक्ट कराता है, वो अलग बात है। लेकिन होता क्या फाइनली, ये जो H2 है वो अपने आप को दोनों को रिड्यूस करता है। जो गिवन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट है उसमें इसके कंसंट्रेशन रिड्यूस होते हैं और धीरे धीरे कम होते फाइनली सारे चीज प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। यानी कंसंट्रेशन ऑफ दिस रिएक्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ दिस रिएक्टेंट, है ना, रिड्यूसेस, डिक्रीजेस, है ना, और डिक्रीजेस होते हैं और यहाँ प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन इंक्रीज होते हैं। यानी कि मूवमेंट होता है। कैसे होता है? केमिकल रिएक्शंस में मूवमेंट होता है। सर कैटलिस्ट क्यों यूज करते हैं? देखो कैटलिस्ट, जो अब कैटलिस्ट के बारे में बताया था, कैटलिस्ट क्या होता है? किसी भी केमिकल रिएक्शंस को फास्ट कराता है, शॉर्टेस्ट पाथ प्रोवाइड करता है, कम एनर्जी में काम करवा देता है, ठीक है। तो जो चीज ज्यादा समय लेगा उसको पहले करवा देता है। मतलब कि कैटलिस्ट कहता है कि तुम इसके साथ ज्यादा अच्छे से रिएक्ट नहीं करोगे, तुम मेरे साथ रिएक्ट करो। तुम जैसे ही मेरे साथ रिएक्ट करोगे तो हम तुमको पकड़ के रखेंगे, आगे तुम्हें चपक जाएगा, प्रोडक्ट बना के बाहर कर देंगे। बात समझ? यानी कि ये एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करवाता है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट जनरली काम क्या है? कैटलिस्ट इज द सब्सटेंस व्हिच जनरली प्रमोट, एनहांसेस और रिड्यूसेस द रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन ज्यादातर हम लोग स्पीड अप द रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट को यूज करते हैं, मतलब उसके रेट को बढ़ाने के लिए। बात समझ में आ रही है ना? रेट समझ रहे हो ना? ठीक है। तो यानी कि कैटलिस्ट का ये काम है। देखो हर चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड है। कैटलिस्ट का हम बहुत जगह यूज करेंगे, किए भी हैं, बताए भी हैं, फिर से बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शंस होगा, इसमें इसका काम है चीजों को ये करना। लेकिन मेरा मकसद है केमिकल काइनेटिक्स को समझना कि केमिकल काइनेटिक्स मतलब केमिकल का मूवमेंट, यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट की तरफ जो शिफ्ट होता है। यानी कि पहला चीज डिक्रीज होता है तो दूसरा चीज इंक्रीज। तो रिएक्टेंट ऑलवेज क्या करता है? डिक्रीज करता है। क्या करता है? डिक्रीज। तो दूसरा क्या करता है? इंक्रीज। तो इसी चीज में हम लोग पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे? रेट ऑफ। तो डिफाइन कर लो केमिकल काइनेटिक्स। क्या होता है केमिकल काइनेटिक्स? दिस इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of rate of chemical reaction, factors affecting the rate of chemical reactions, and mechanism and properties of the chemical reaction। चलो ठीक है। इन चीजों के बाद अब जो डिफिनीशन हम बोले हैं उसको पॉज करके आप लिख सकते हैं, है ना। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals with the rate of chemical reactions and factor affecting the rate of chemical reactions and mechanism related to this reaction, ठीक है। तो ये चीज हो गया डेफिनेशन। आइए हम लोग जानते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है और उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो पहला पॉइंट आपका टॉपिक से हो गया रेट ऑफ रिएक्शन। क्या हो गया? रेट ऑफ रिएक्शन। शॉर्ट में इसको बोलते हैं ROR, और हम किसी भी रिएक्शन के लिए ही रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं। चलिए अभी इसको मिटाते हैं 2 मिनट के लिए और हम नॉर्मल सा ABCD करके दिखाते हैं रेट ऑफ रिएक्शन में। जैसे A मिला B के साथ, क्या मिला?
और क्या बना दिया सी, ए मिला बी के साथ और क्या बना दिया सी। मान लेते हैं इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, इसका क्या है 2 है और इसका क्या है 3 है, तो इसको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, है ना। ये 1 2 3 क्या है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है कि कितने अमाउंट में कितने मोल्स ऑफ बी लिया गया है, कितना मोल्स ऑफ ए लिया गया, तो कितना मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बना है, ठीक है। अच्छा, अब रेट ऑफ रिएक्शन को आरओआर से भी डिनोट करते हैं, वैसे लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। बात समझ में आ रही है आरओआर। अब इसको कैसे हम लोग डिनोट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, इस चीज को देखना है हमको। अब देखो कोई भी चीज में यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन बराबर जो यानी कि इसका डिक्रीज होने का रेट और इसका भी डिक्रीज होने का रेट बराबर इसका इंक्रीज होने का रेट, सबका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा बराबर। पहला स्टेप क्या आप बता दिए कि रेट ऑफ रिएक्शन इसका डिक्रीज होने का, इसका डिक्रीज होने का और इसका इंक्रीज होने का, यानी कि दोनों डिक्रीज करेगा तभी तो ये इंक्रीज करेगा, सोचने वाली बात। तो इन दोनों का रेट घटेगा, इसका बढ़ेगा। यानी कि इसको लिखने का तरीका देखो, ये कैसे लिखते हैं, इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को 1 अपॉन रेसिप्रोकल में लिखते हैं। अगर ये डिक्रीज कर रहा है तो इसको दिखाएंगे माइनस करके, -1 अपॉन 1। देखो ये डिक्रीज कर रहा है इसलिए इसको शो कर रहा है माइनस, और माइनस देने का मतलब है कि एक्चुअली में ये चीज कंसंट्रेशन ए का डिक्रीज कर रहा है। बात समझेंगे, ए का कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है। मान लेते हैं इनिशियली इसका कंसंट्रेशन A1 था, बाद में क्या हो गया A2, तो A2 हो गया तो A2 कम गया, ये ज्यादा हो गया, यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा A2 माइनस A1, क्या आएगा A2 माइनस A1, जो कि निगेटिव में आएगा। क्या चीज आएगा निगेटिव चेंज ही नहीं आएगा, निगेटिव। अब जब निगेटिव आएगा तो निगेटिव पहले ही हम माइनस लगा के निगेटिव को क्या कर देंगे पॉजिटिव, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन मतलब स्पीड होता है, स्पीड को पॉजिटिव निगेटिव से मतलब नहीं है, इसीलिए हम लोग क्या कर देते हैं माइनस लगा के रेट ऑफ रिएक्शन को पहले ही इस चीज को पॉजिटिव दिखा देते हैं, ठीक है। इसीलिए यानी कि यहाँ पे जो माइनस, ये समझ रहा है कि नहीं बात, समझ रहे हैं कि नहीं बात, देखना पड़ेगा, अगर मिस हो जाएगा गलती हो जाएगा। हमने क्या बोला, ए जो है डिक्रीज कर रहा है। मान लेते ए जो है चीनी था, चाहे कुछ भी था, कोई भी सब्सटेंस था, मात्र 5 केजी था, ठीक है, और बाद में ये 2 केजी हो गया घटते घटते, है ना। तो यानी कि A2 माइनस बाद वाला माइनस पहला वाला, तो 2 में से 5 करोगे तो कितना आ जाएगा -3 आएगा कि नहीं आएगा, तो निगेटिव होगा, डिक्रीज आएगा। तो इस माइनस पहले अगर मैं डेल ए का वैल्यू माइनस आ रहा है, देख रहे हो ना, तो माइनस में से अगर बाद में फिर इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट में माइनस लगा देते हैं, इसका मतलब माइनस इनटू माइनस क्या हो जाता है प्लस, इसीलिए मतलब अंदर ही अंदर ये माइनस है, समझो, ठीक है, डेल ए। तो ई माइनस माइनस प्लस हो जाता है ओवरऑल, इसीलिए हम लोग माइनस लगा के इसको दिखा देते हैं। ओवरऑल ये प्लस होता है, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है प्लस होता है। अब देखो यहाँ पे तो -1/1, अब इसको कैसे लिखेंगे, डिक्रीज करता है तो इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है, कंसंट्रेशन को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। और ये भी पता होना चाहिए कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर। तो यानी कंसंट्रेशन ऑफ चेंज ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम, मतलब समय के साथ इसका कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, वही होता है रेट ऑफ रिएक्शन। वही क्या होता है, आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को 1 अपॉन ये लिखते हैं, वो बराबर होगा इसके भी घटने के, यानी कि ये भी घटेगा तो -1/2, इसका भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट निगेटिव लगा दिए, मतलब निगेटिव इसलिए लगा है कि एक्चुअली में ये जो घट रहा है बी वो तो ऑलरेडी निगेटिव है, तो निगेटिव इनटू निगेटिव क्या देगा पॉजिटिव, तो रेट ऑफ रिएक्शन में पॉजिटिव है एक तरह से। तो माइनस क्या हो जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डेल टी, बराबर हो जाएगा, देखो ये प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट तो पॉजिटिव रहेगा, तो इसके कंसंट्रेशन के लिए हम ऑलवेज क्या यूज करेंगे, मतलब पॉजिटिव यूज करेंगे, तो यहाँ माइनस लेने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में माइनस करेंगे, क्या मतलब है ये हो जाएगा। तो ये तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का तरीका हो गया। क्या हो गया रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का तरीका, यानी कि हमने ये कहा कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए बराबर रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बी बराबर रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ सी, यानी कि ए बी सी का रेट ऑफ रिएक्शन क्या है बराबर, इसको ऐसे हम लोग दिखाते हैं। बात समझ में, बात समझ में, ठीक है। तो चलो अगर एग्जांपल के तौर पे अगर हम देते हैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए, छोटा ए प्लस छोटा बी बड़का बी और प्लस छोटा सी बड़का सी, इसका रेट ऑफ रिएक्शन जल्दी से लिख के दिखाओ कॉपी में, जल्दी से फटाफट रेट ऑफ रिएक्शन फटाफट लिख के दिखाइए, ऐसे ही प्रैक्टिस होगा, जैसे हम लिखे हैं ऊपर वाला वैसे ही लिख के दिखाओ। इस पे क्वेश्चंस भी बनता है, ठीक है, बनेगा। तो क्या होगा आर ओ आर बराबर -1 अपॉन ए चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम इज इक्वल टू -1/b चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ b अपॉन चेंज इन टाइम बराबर क्या हो जाएगा सीधे 1 अपॉन छोटा वाला c
मतलब ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। क्या है? बस ये हो गया तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का तरीका। ठीक है, इसको लिखिए, मिटाइए, तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका जो भी है। आगे चलते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट बात कुछ कि देखिए सबसे पहले क्या होता है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किस चीज के लिए लागू होता है? क्या ये फास्ट रिएक्शन के लिए लागू होता है? नहीं, वेरी फास्ट रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग यूज केमिकल काइनेटिक्स में नहीं करते हैं। क्या ये वेरी स्लो रिएक्शन के लिए यूज होता है? नहीं। तो अगर कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि केमिकल रिएक्शन इज मतलब वैलिड फॉर द फास्ट रिएक्शन, नो, वेरी वैलिड फॉर द स्लो रिएक्शन, नो, मतलब नहीं होता है। क्योंकि क्या कि वेरी आयनिक रिएक्शन सच एज NaCl और NaOH को जब हम मिलाते हैं तो बहुत ही फास्ट होता है, फास्ट रिएक्शन होता है। तो बहुत फास्ट रिएक्शन के लिए ये नहीं, जैसे मान लेते हैं रिएक्शन ऑफ NaOH विद AgCl, ठीक है, और इसके साथ क्या होता है, NaCl बन जाता है एकदम फास्ट और NaNO3 है ना, NaNO3 है ना, सोडियम नाइट्रेट और AgCl में अगर हम बनाते हैं तो यहाँ पे नहीं AgCl प्रेसिपिटेट बन जाता है। क्या लिखवाया था जी, एग्जाम्पल है बोलो तो, फास्ट रिएक्शन का जो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है, जो आयनिक रिएक्शन होता है, आयनिक रिएक्शन जितना ज्यादा फास्ट होता है, इतना ज्यादा फास्ट होता है कि बहुत ही कम समय मिलता है, इसलिए हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में इस रिएक्शंस को नहीं लेते हैं। तो फास्ट में मॉडरेट का लिखवाया, सबसे फास्ट सबसे पहले लिखवाए थे, है ना, सबसे फास्ट जो है सबसे पहले लिखवाए थे, ठीक है सर। मॉडरेट का लिखा हुआ है, हम लिखवाए थे, हमको याद, मॉडरेट केमिकल है ना। तो जो सबसे फास्ट जैसे कि NaCl और AgNO3, क्या है, जैसे NaCl और AgNO3। अब इसमें क्या होता है, NaNO3 और AgCl, तो AgCl जैसे ही मिलता है यहाँ पे और NaNO3 जो बनता है, देखो यहाँ पे AgCl प्रेसिपिटेट हो जाता है बहुत जल्दी, बहुत ही फास्ट होता है, क्योंकि आयनिक रिएक्शन रहता है तुरंत। तो ये रिएक्शन वैलिड नहीं है, बहुत जल्दी प्रेसिपिटेट हो जाता है, इसलिए इस रिएक्शन के लिए हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन जनरली नहीं करते, ठीक है। स्लो रिएक्शन जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, ये बहुत ही स्लो रिएक्शन होता है, साल 2 साल में होता है, इसलिए इसके लिए तो सिर्फ किसके लिए वैलिड है, तो मॉडरेट रिएक्शन के लिए वैलिड है। मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग निकालते हैं। मॉडरेट रिएक्शन जो मतलब धीरे धीरे होता है, जैसे बॉन्ड टूटा बॉन्ड बना, जैसे हम लोग देखे थे ना, जैसे N2 प्लस H2 हैवर्स प्रोसेस में NH3 बनता है। इसमें क्या होता है, देखो सबसे पहले नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये पहले टूटेगा, प्लस हाइड्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ब्रेकिंग होगा इन दोनों बॉन्ड का क्या होगा, ब्रेकिंग। उसके बाद फिर नाइट्रोजन के अराउंड 4 हाइड्रोजन मिलेगा, आएगा, बॉन्ड बनाएगा, तो ये थोड़ा टाइम टेकन प्रोसेस है। इसलिए इन सब चीज के लिए, है ना, जनरली मॉलिक्यूलर रिएक्शंस जो भी होते हैं, इन सब चीज के लिए, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड है, ये टूटेगा, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड, ये टूटेगा, फिर नया कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा NH3, तो इन सबों के लिए, है ना, हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आ रही बात, इसको लिखो, नोट करो, आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होता है। रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होता है, तो देखो आपको अभी हमने दिखाया कि जैसे कोई भी चीज है, यहाँ पे A जो है B के साथ मिलके लेट से C बनाता है, तो हम A को कैसे लिखते थे, चाहे मान लेते हैं A को ऐसे लिखते थे कि रेट ऑफ रिएक्शन बराबर कंसंट्रेशन ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस 1/1 अपॉन चेंज इन है। अब देखिए यहाँ पे कंसंट्रेशन टर्म्स आ गया, तो कंसंट्रेशन का तो आपको पता ही है कि इसका यूनिट होता है मोल पर लीटर, ठीक है, और टाइम का सेकंड होता है, तो इस हिसाब से रेट ऑफ रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं मोल पर लीटर इनटू सेकंड। इसका मतलब क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। तो जनरली आपका ये यूनिट हो गया रेट ऑफ रिएक्शन का। अब जैसे कि मान लेते हैं टाइम में अगर बोल दिया मिनट, तो यहाँ पे मिनट इनवर्स देंगे, टाइम में दे दिया आवर, तो आवर इनवर्स दे देंगे, बाद बाकी सब वही रहेगा। तो नोट कर ले जल्दी से, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन यूनिट, ठीक है, नोट करें। तो अब जानते हैं
कि जैसे कोई भी रिएक्शन है, यहाँ पे देखो, जैसे A प्लस 2B प्लस 3C लेट से बन रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना तो हमने अभी सिखा दिया कि रेट ऑफ रिएक्शन लिखना आता है, लेकिन जैसे कि यहाँ इसका A का डिसअपियर हो रहा है, A जो है खत्म हो रहा है, B भी खत्म हो रहा है और C बन रहा है, तो आपसे पूछेगा कि रेट ऑफ अपीयरेंस, ऐसे लिखो, रेट इंपॉर्टेंट है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस हो रहा है, ये खत्म हो रहा है, तो डिस अपीयरेंस ऑफ ए मतलब रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए बराबर क्या होगा, कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये खत्म हो रहा है इसलिए इसके आगे लगाएंगे माइनस, वही चीज हो गई, ठीक है, माइनस लगा देंगे। अब खत्म हो रहा है तो चेंज इन ए अपॉन डेल टी। अब देखो जरा से एक बात बता दे रहे हैं, यहाँ पे रेट ऑफ अपीयरेंस जो होता है ए जो है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे खत्म हो रहा है इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन है, और इसको प्लस बनाने के लिए, सुन रहे हो बात को, इसको प्लस बनाने के लिए हम रेट ऑफ रिएक्शन में इसको माइनस से गुना करते हैं, क्या करते हैं, इसको प्लस बनाने के लिए रेट ऑफ रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन में देखते हो माइनस पहले मल्टीप्लाई करता है, ऑलरेडी ये रहता है अंदर और इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया हुआ रहता है, ठीक है, बात समझ में। उसी तरह से रेट ऑफ, इसको बोलते हैं ROD, शॉर्ट में क्या बोल सकते हो, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, ROD ऑफ ए, ऐसे लिख सकते हो। उसके बाद देखो यहाँ पे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, इसका तो हो गया, तो इसका भी वही होगा, उसी तरह से होगा। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यूज नहीं करेंगे अगर हम लिखना चाहे पहले रेट ऑफ डिसअपियरेंस मतलब ROD है ना, ROD ऑफ बी, क्या लिख रहे हैं, तो इसका क्या होगा, -1/2 नहीं होगा, क्योंकि हम लोग रेट ऑफ डिसअपियरेंस और अपीयरेंस में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को नहीं लेंगे, क्या लेंगे, नहीं लेंगे, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को नहीं लेंगे। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी सिर्फ और सिर्फ घट रहा है इसलिए माइनस देंगे कंसंट्रेशन, बाद बाकी हम सीधे देंगे डेल बी बाय डेल टी। समझ में आ रही है बात? यस सर। उसी तरह से रेट ऑफ अपीयरेंस ROA मतलब रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, क्या देंगे, यहाँ पे तो पॉजिटिव आ रहा है तो यहाँ पे सीधे प्लस डेल सर, प्लस तो नहीं डालेंगे चलेगा, डेल टी, हाँ नहीं भी डालेंगे चलेगा, लेकिन प्लस दिखाने का मतलब है कि यहाँ पे इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी, यानी कि अपीयरेंस में इंक्रीज हो रहा है कंसंट्रेशन है ना, मोलर कंसंट्रेशन, इसका साइन क्या मतलब होता है, मोलर कंसंट्रेशन है ना, मोल्स में इंक्रीज होता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिसअपियरेंस हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस लगा देते हैं, माइनस लगा देते हैं, बात समझ में आ रही है। तो ये चीज हो गया तुम्हारा, इसको जल्दी से लिखो, कॉपी में नोट करो इसको। एक पॉइंट लिखो यहाँ पे, नो रोल ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जैसे ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ना, ये है ना, तो इसका कोई रोल नहीं होता है रेट ऑफ डिसअपियरेंस और अपीयरेंस लिखने में। तो नो रोल ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट in determining rate of disappearance and rate of appearance। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हम लिखे हैं, याद रखना, इसका रोल नहीं है। रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपियरेंस को डिटरमाइन करने में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का यहाँ पे यूज नहीं करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो इसको मिटाएं, नोट कर लो। तो चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को। हमारे पास दे रखा है एक रिएक्शन है 2N2O5, 4N2 और O2 मिलता है, ठीक है। तो N2O5 टूटता है 4N2O2 में, यहाँ पे डिसअपियर हो रहा है, यहाँ पे दोनों अपीयर हो रहा है। तो हमको निकालना है, अगर रेट ऑफ अपीयरेंस दे रखा है NO2 का, इसका दे रखा है 2 मोल्स पर लीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है, एंड
रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड करना है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ये बताना है, एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ फॉर NO2 का अपीयरेंस का बताना है। तो चलिए कुछ नहीं करना, सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन को लिखने की कोशिश करते हैं, उसके बाद क्या दे रखा है, रेट ऑफ अपीयरेंस दे रखा है, उसको लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, पहले रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखो, कुछ भी करो, सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन क्या लिखोगे, क्या होगा, -1/2 डेल। अच्छा, इसको आप इंस्टेंटेनियस रेट जानते हैं अगर, तो आप इसको मतलब डिफरेंशिएशन के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन हम बता देंगे तब लिखना बाद में। तो इसके बाद हम इंस्टेंटेनियस बता देंगे। ये जो हम लोग लिख रहे हैं ये एवरेज रेट लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। यस सर। ये बात याद रखेंगे। इंस्टेंटेनियस में हो जाता है डी लग जाएगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा, डी, जो अचानक से कोई तो डी डेल ए बाई डी टी, इस तरह से हम लोग लिखते हैं, है ना। इसको अगर लिखेंगे तो अगर ए को लिखेंगे तो डी डेल ए, अगर मान लेते हैं कि पहला 1 मोल ऑफ ए टूट रहा है तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। कुछ नहीं, ऐसे लिखना होता है, बताएंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं, बस वहां पे चेंज होगा, बाद में सब ऐसे ही रहेगा। अब देखो यहाँ पे हमको सबसे पहले आर वार लिखना है, तो रेट -1/2 क्या हो जाएगा, चेंज इन N2O 5/ΔT बराबर किसके होगा, बोलो 1/4 चेंज इन NO2 अपॉन ΔT बराबर 1/1 चेंज इन O2 अपॉन ΔT, इतना हम लोग जानते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन आ गया, पहला क्वेश्चन निकल गया, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो इस तरह से है, नहीं अभी रेट ऑफ रिएक्शन कहाँ निकला है, पहले तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन अभी नहीं पता है हमको कितना है, रेट ऑफ रिएक्शन तो मोल्स पर सेकंड, मोल्स सेकंड इनवर्स आएगा। तो अभी आर वार का एक्सप्रेशन है, ये क्या है, एक एक्सप्रेशन, इसको किस तरह से लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, लिखने का तरीका। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन क्या है इस रिएक्शन का अभी तक नहीं पता, वो निकालेंगे। किससे निकालेंगे, तो दे रखा है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 कितना है, 2 मोल्स पर लीटर सेकंड इनवर्स। तो NO2 का दे रखा है, तो NO2 कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर ये भी लिखा जा सकता है, देखो इस तरह से इसके टर्म में, तो यहाँ लिखो ROR बराबर 1/4 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 बाई चेंज इन टाइम। अब देखो यहाँ पे तुमको रेट ऑफ अपीयरेंस दे रखा है 2 मोल्स, किसका दे रखा है, NO2 का दे रखा है, किसका दे रखा है, तो NO2 का यही ना एक्सप्रेशन है, डेल NO2 बाई डेल T। अभी थोड़ा देर पहले करवाए थे कि नहीं, कि रेट ऑफ अपीयरेंस जो जहां रहे वहां रेट ऑफ अपीयरेंस डाल देंगे। तो यहाँ कितना दे रखा है, 2 मोल्स पर लीटर सेकंड इनवर्स, डाल दे यहाँ पे। तो ROR बराबर हो जाएगा 1/4 इंटू 2 मोल्स पर लीटर सेकंड इनवर्स, कितना हो जाएगा, 2/2, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन आ गया, रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव आ गया 1/2 मोल्स पर लीटर सेकंड इनवर्स। देखो तुम्हारे पास रेट ऑफ, पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, 1/2 मोल्स पर लीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पहला क्वेश्चन आ गया। अब हमसे पूछ रहा है, बताओ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NO2, बताओ क्या होगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NO2, इसको नोट करो, फिर आगे मिटा के लिखते हैं, ऊपर में थोड़ा सा नोट करो, जल्दी स्क्रीनशॉट लो। चलिए, तो अब हम लोग निकालते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5। यहाँ पे देखो N2O5 है, तो आप सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन क्या आया है, ROR बराबर आप जानते हैं क्या होता है, इसके टर्म में ROR लिखो, तो हो जाएगा तुमको -1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन चेंज इन, ये ऐसे लिखते हो। आपको ROR क्या आया है पहले ये बता दो, आपको तो इसका अपीयरेंस ही निकालना है, इसका डिसअपीयरेंस ही निकालना है, इसका ROD ऑफ N2O5। तो रेट ऑफ मतलब डिसअपीयरेंस ऑफ मतलब इसकी वैल्यू आपको चाहिए, इसी की वैल्यू चाहिए ना, देखो यहाँ ROD, और आपको पता है ROR बराबर ऐसे लिखते हैं कंसंट्रेशन के टर्म में, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, और आप ROR अभी निकाल के ला रहे हैं यहाँ पे 1/2 मोल्स पर लीटर सेकंड इनवर्स। तो ROR का वैल्यू कितना आया है, 1/2 आया कि नहीं आया है, आप उसको यहाँ पे पुट कर दो। तो ROR का वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे ऐसे 1/2, और ये 2 जो है कहाँ चला जाएगा, ऊपर, कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, पहले ऐसे लिख लो, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 इंटू ROR बराबर क्या हो जाएगा, चेंज इन N2O5 बाई ΔT। अच्छा, अगर यहाँ पे माइनस है भी तो इसका मॉड लगा दो, पूछो क्यों,
क्योंकि ये तो इसका तो नाम है डिसअपियरेंस। इसका क्या नाम है? डिसअपियरेंस। और भाई डिसअपियरेंस को ही तो दिखाना है कितना होता है, तो इसका तो ये तो ऑलरेडी माइनस वाला टर्म है, तो इसको माइनस वाला टर्म्स को बताना है, इसका मोड लगा के हम डिसअपियरेंस की बात बता रहे। कितना हो गया? 2 × r1, तो कितना है? 2 × कितना हो जाएगा? इसलिए लिख देंगे रेट ऑफ, इसको लिखते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5, है ना, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 दैट इज del t। इस तरह से लिख दो, बराबर क्या हो गया? 2 × 2 × r1 का वैल्यू क्या है? 1/2, मतलब 1 हो गया ना, क्या हो गया? 1 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। आ गया तुम्हारा r1 का वैल्यू, लिख लो इसको। ROD का सर, ROD का वैल्यू आ गया। रेट ऑफ डिसअपियरेंस कितना हो गया? N2O5 का 1 मोल्स पर लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? आसान है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाना है जो दिया हुआ, उसके बाद सब आसान है। देखो रेट ऑफ डिसअपियरेंस आ गया तुम्हारा, ठीक है, आगे चले, लिखो इसको, लिख लीजिए आप लोग। चलिए, तो आप लोग अब बताइए कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 कितना होगा? जल्दी से करके दिखाओ। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 क्या होगा? जल्दी करके दिखाओ, कैसे निकालोगे? जल्दी कम ऑन करके दिखाओ, पॉज करके दिखाओ। चलिए तो बनाते हैं। देखो कुछ नहीं है, सबसे पहले कुछ भी पूछे तो सबसे पहले हमको तो ROR तो दे ही रखा है, तो पहले बताओ ROR के साथ क्या रिलेशन है? रेट ऑफ रिएक्शन बराबर, इसको कैसे लिखेंगे? NO2 को देखो यहाँ पे लिखेंगे, फॉर्मेशन हो रहा है तो 1/4 चेंज इन NO2/del। इतना तो हम जानते हैं ना, हमसे क्या पूछ रहा है? यही तो पूछ रहा है, रेट ऑफ अपीयरेंस। अब लिखवाएं पहले वाले, देख सकते हैं पहले वाले, मतलब पेज से पहले वाले रेट ऑफ अपीयरेंस, यही तो पूछ रहा है। तो ROR क्या होता है? तो ROR तो आपको पता है 1/2 है, कितना है? 1/2 है ना। 1 ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा 4, तो क्या आ जाएगा? रेट ऑफ अपीयरेंस NO2, ये del t का वैल्यू क्या आ जाएगा? बोलो 2, क्या आ जाएगा? 2 मोल्स लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। बात खत्म, समझ में लिखने आ रहा है? पॉजिटिव नेगेटिव मोड में नहीं होता ये, मतलब ये रेट ऑफ अपीयरेंस में पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखेंगे, ठीक है, ऑलवेज वैल्यू इस तरह से आएगा, पॉजिटिव। हो गया सर, बात समझ में आई? इसी तरह से आप लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम लोग अगले क्लास में बताएंगे आपको इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। उसके बाद हम लोग उस पर भी कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे और कुछ ग्राफ्स वगैरह बताएंगे, और फिर आगे हम लोग चलेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे चैनल को, और आगे की वीडियोस को देखने के लिए, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर डालें। ठीक है, ओके बाय।